इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी के UIT सेक्टर में दिन दहाड़े घर से गैस सिलेंडर हुआ चोरी। CCTV में कैद हुई चोरी की सारी करतूत। अखेपुरा मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। अलवर की 23वीं एशियन मास्टर एथलीट चैंपियनशिप 5 नवंबर से 9 नवंबर तक होगी। चेन्नई में भारत की टीम में अलवर से 5 खिलाड़ियों का हुआ चयन। जिला सैनिक कल्याणाधिकारी कार्यालय में विशेष शिविर का किया आयोजन। सैनिकों के परिवारों की विभिन्न समस्याओं का किया समाधान। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जनाना अस्पताल में एक विचित्र मामला सामने आया है, जहां 7 दिन के नवजात की मौत के बाद उसकी मौसी रहस्यमय तरीके से अस्पताल छोड़कर चली गई। परिजनों को इस घटना की जानकारी देर शाम तक नहीं दी गई। जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर को एक नवजात का जन्म जनाना अस्पताल में हुआ था। परिवार में खुशी का माहौल था और पिता ने मिठाई बांटकर जश्न भी मनाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे की देखभाल के लिए उसकी मौसी वहीं रुक गई थी। बताया जा रहा है कि जब बच्चे की मौत हो गई थी तो 2 नवंबर की शाम मौसी अस्पताल से बिना किसी को बताए चली गई। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि मृतक के परिजन अरावली विहार थाना क्षेत्र के नयाबास इलाके में किराए के मकान में रहते हैं और मूल रूप से बिहार के निवासी हैं, जो अलवर में मेहनत मजदूरी करते हैं। परिजनों के अस्पताल पहुंचने पर सोमवार को अरावली विहार पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के परिचित महेंद्र ने बताया कि मौसी को घटना की पूरी जानकारी थी, लेकिन उसने किसी को सूचना नहीं दी। बच्चे के पिता कैलाश ने कहा कि वे काम पर घर गए हुए थे और उन्हें भी इस घटना का कोई समाचार नहीं मिला। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौसी ने अचानक अस्पताल क्यों छोड़ा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महेंद्र सिंह पवार। अच्छा, तो बच्चे को फिर कौन छोड़ के चली गई थी? इसकी जो साड़ी है ना, उसने खुद के नंबर लिखवाया है। इसके पास कोई खबर नहीं आई है। खबर जब आई है यहाँ डेथ हो गई है, जब शाम के 6 बजे फोन आया। किसका फोन आया है? ये डॉक्टर साहब ने करा है। अच्छा, जो हमें मालूम पड़ा है जब हम आए। सालिक क्या नाम है? साले का नाम तो इनको पता है। हम उसके भरोसे रह गए। हमसे उसने नहीं बोली भाई ये जयपुर से आएगा, नहीं जाएगा। जयपुर जाते थे हम 5 आदमी भेड़ा कराए, हम खुद जा रहे थे जयपुर। हमारे पास कोई खबर नहीं आई है। वो उसे हमें पता नहीं क्यों छोड़ के गई है। भाई इनसे क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है ये हमें मालूम नहीं है। जी सर, ये क्या पूरा मामला था? ये एक नवजात बच्चा जिसका जन्म हुआ था GH अलवर में 28 तारीख को, जिसका इलाज चल रहा था। वो बीमार था या क्या था वो तो जानकारी नहीं है। और उसकी मृत्यु होने के बाद उसके परिजन जो उसके पास थे वो हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए। डॉक्टर ने उसको पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए GH अलवर में पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया, जिसकी जांच पंचायतनामा कार्य करने में आया। कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। परिजनों के जो बच्चे का पिता है कैलाश चंद, वो बता रहा है कि मेरी साड़ी उसके पास थी जो अचानक उसको छोड़कर चली गई। वो क्यों छोड़ के चली गई इसका कारण का भी पता नहीं चला। तुम्हारा? कैलाश। ये बच्चा कब हुआ था? ऐसे हमें याद नहीं सर। 5-7 दिन हो गए? हाँ 6-7 दिन हो गए। पढ़ा लिखा है नहीं और औटा साफ है। अच्छा, तो लड़का था लड़की थी? लाला था। अच्छा, उसको क्या बीमारी थी? कोई बीमारी नहीं था।
भर्ती कब कराया है? वही 4-5 दिन हो गए थे जाना। अब 27 तारीख को। ऐसा था, हमें पढ़े लिखे का है नहीं, पता क्या चलेगा। इसको छोड़ के चले गए तुम? हमें बहू गया 2 दिन गया, वो अपने देखते आई है, बोला बच्चा नहीं पिएगा तब तो क्या करेगा बेचारे, वो सांस बीमारी था, वो कहले तुम जाओ, हमें जा रहे थे तुम देखना बच्चा के। हॉस्पिटल वालों से कहा था कि तुम जाओ? हाँ, बच्चा तो उसका बहुत नामे काट दिया था। अच्छा, तो अब क्या करते बेचारी, तुम इसीलिए 2-3 दिन नहीं आए? न आए थे, वो मैं बहुत था, हमें बाहर निकल के तुम की कर जाए, हमें जा रहे हैं तो देख बीच नंबर में एक मारते 4 बच्चे। माँ कहाँ है बच्चे की? डेरा पे है। घर पे? उनके क्या तकलीफ है? बस सांस की बीमारी है, कभी चक्कर आता है, कभी घबराहट आता है, यही सब माथा टेंशन। और कितने बच्चे हैं तुम्हारे इसके अलावा? एक लाला एक लाली है, ऐसे लिखा है। इसका बहन लिखा है, बड़ी इसका है ना मेरे साथ वही लिखा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर अखेपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाने के हेड कांस्टेबल मुरारी लाल ने बताया कि घटना सोमवार सुबह करीब 5 बजे की है। मृतक की मां ने प्रतिदिन की तरह कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शंका होने पर उन्होंने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि उनका बेटा फंदे पर लटका हुआ है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल लेकर आए। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार शर्मा 40 वर्ष पुत्र लीलाधर निवासी अखेपुरा के रूप में हुई है। प्रदीप एक दुकान पर कार्य करता था और घर का सबसे बड़ा बेटा था। परिवार में उसके 2 छोटे भाई भी हैं। परिजनों ने बताया कि प्रदीप सामान्य रूप से व्यवहार करता था, लेकिन उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या मामला है? ये सब कोई ये मिली बच्चे की कि भाई उसने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है। ये ब्रह्मचारी मिल रहा है अखेपुरा में। क्या नाम है इसका? इसका नाम प्रदीप शर्मा। अच्छा, वो रिपोर्ट वगैरह? रिपोर्ट अभी नहीं। तो किस हालत में लेकर आए अपन तो इसको ऊपर टकरा था, जो फिर वहाँ इसके फोटो वोटो लिए उतारा, इसको एम्बुलेंस बुलाई। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतल तिजारा 3 नवंबर जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 8 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक विभिन्न स्तरों पर व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों, संस्थानों, शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों को समन्वय के साथ कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपादित करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम 8-9 नवंबर को इन 2 दिवसों में जिला मुख्यालय पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रभात फेरी, रन अथवा बाइक रैली के माध्यम से वंदे मातरम के संदेश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान का सामूहिक गायन और चित्रकला, निबंध लेखन, रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। वहीं 12 नवंबर को पंचायती राज संस्थानों और 13 नवंबर को जिले के सभी स्कूलों और छात्रावासों में सामूहिक गायन व संकल्प कार्यक्रम आयोजित होंगे। 14 नवंबर को उच्च शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम कार्यक्रम और 15 नवंबर को जिले के सभी अस्पताल और पुलिस थानों में वंदे मातरम संकल्प समारोह संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त 7 से 26 नवंबर तक सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रतिदिन वंदे मातरम का सामूहिक वाचन करवाया जाएगा। यूआईटी सेक्टर में चोरी की एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां दोपहर करीब 2 बजे मकान नंबर 1 565 से एक गैस सिलेंडर चोरी हो गया।
सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि चोर की करतूत पास ही लगे एक घर के सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हो गई, जिसमें आरोपी गैस सिलेंडर उठाकर ले जाता दिखाई दे रहा है। पीड़ित सुषमा कुमारी ने यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए सिलेंडर वापस दिलवाए जाने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। शिकायत मिलते ही थाना पुलिस सक्रिय हो गई है और फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़कर पूरा मामला और खुलासा किया जाएगा। मेरा नाम सुषमा कुमारी है और कल मैं दोपहर का 2 बजे अपने गेट का कुंडी लगा के अंदर लेटी थी, तभी एक बंदा आया और मेरा कुंडी खोला और मेरा सिलेंडर उठा के लेके चला गया। हाँ, आप उस टाइम कहाँ थे मैम? मैं अंदर थी। बाहर से कुंडी खोला है? बाहर से कुंडी खोला। मकान नंबर 565 है। 1/565। आपने पुलिस का सहारा लिया? जी, पुलिस का सहारा लिया। पुलिस भी आई थी, FIR भी लिखवाई। अब क्या आश्वासन दिया है पुलिस को आपको? पुलिस ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं। 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर? 1 सिलेंडर था, सिलेंडर भरा हुआ था। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर आज स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा सिंह सभा अलवर में आज 11वीं और अंतिम प्रभात फेरी निकाली गई। आज की प्रभात फेरी का स्वागत पुष्प वर्षा करके और भव्य आतिशबाजी करके किया गया। लगभग 11 प्रभात फेरियां निकाली गई हैं। प्रतिदिन सुबह 5 बजे गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 से निकाली जाती है। पूरे स्कीम 2 में कीर्तन करते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में आकर इसका समापन होता है। आज की प्रभात फेरी में प्रधान सतनाम सिंह रवि, उप प्रधान गुरमीत सिंह लक्की, मुख्य सेवादार गुरनाम सिंह राजू, राजेंद्र सिंह, DP सिंह, मधुर हर्ष भाटिया, गणेश कुमार, अजीत पाल सिंह, अनमोल, परमीत सिंह, हरजीत सिंह, अमृत सिंह, अदब, गुरमीत सिंह, विक्की, रजनीश अरोड़ा, हरजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, परमजीत सिंह गोगिया, शमी सिंह। आज की प्रभात फेरी में मुख्य शब्द रागी हरप्रीत सिंह, मुख्य तबला वादक बबलू सिंह, मनमीत सिंह, मुख्य ग्रंथी रंजीत सिंह, संदीप सिंह ने शब्द कीर्तन करके आई हुई सभी संगत को निहाल किया। इसके उपरांत अरदास की गई और आई हुई सभी संगत को प्रसाद वितरण भी किया गया। सिख धर्म सभी लोगों को प्रेम, स्नेह, दया, नाम जप और दान धर्म करने का संदेश देता है। अलवर 23वीं एशियन मास्टर एथलीट चैंपियनशिप 5 नवंबर से 9 नवंबर तक चेन्नई में होगी। भारत की टीम में अलवर से 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है जो इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। देश भर से करीब 2000 खिलाड़ी भाग लेंगे। यहां के पदक विजेता सिडनी में होने वाले वर्ल्ड मास्टर एथलीट में भाग लेने जाएंगे। अलवर जंक्शन से चेन्नई के लिए रवाना हुए सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी 70 वर्षीय रामपाल सैनी 800 मीटर दौड़ में भाग लेंगे। भगवान सैनी 60 साल के वर्ग में 200 मीटर दौड़ में भाग लेंगे। 45 वर्षीय ग्रुप में महिला निर्मला पूनिया हैमर थ्रो में भाग लेंगी। वहीं 60 वर्षीय वर्ग में महिला कमला यादव डिस्कस थ्रो और 40 से अधिक आयु वर्ग में विक्रम चौधरी जेवलिन थ्रो में भाग लेंगे। अलवर जंक्शन से रवाना होते समय खिलाड़ियों ने कहा कि देश के सभी मेडल जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें देश भर के 2000 खिलाड़ी भाग लेंगे। यहां से पदक जीतने के बाद वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में भाग लेंगे जो सिडनी में होगी। महिला निर्मला पूनिया हैमर थ्रो में है जो चूरू में रहती हैं। पूनिया पहले नेशनल मेडल जीत चुकी हैं। महिला कमला यादव जेवलिन थ्रो में जा रही हैं। महिला ने कहा कि उसकी पूरी तमन्ना है कि मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करूं। 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप जो 5 तारीख से 9 तारीख तक चेन्नई में होने जा रही है, उसमें भारत की टीम में अलवर से
5 आदमियों का सिलेक्शन हुआ है जो भारत को प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे मैं रामफल सैनी 800 मीटर में 70+, और निर्मला पूनिया हैम्बर थ्रो, कमला यादव डिस्कस और शॉर्ट पुट, भगवान दास 200 मीटर और विक्रम चौधरी जैवलिन थ्रो, ये सभी एक साथ अभी जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं और हम पूरी ताकत लगाएंगे देश के लिए मेडल। कितने दिन तक चलेगा? ये 5 तारीख से 9 तारीख तक। कहाँ चलेगा? इवेंट है ये चेन्नई में है, चेन्नई में होने जा रहे हैं। देश भर के कितने खिलाड़ी आ रहे हैं? देश भर के 2000 खिलाड़ी वहाँ इकट्ठे होंगे। यहाँ जो अवार्ड लेगा वो कहाँ जाएगा आगे? वो वर्ल्ड एथलेटिक मास्टर एथलेटिक्स में, जो एशिया कंटिनेंट इंटर कंटिनेंट में अंतर वो कहाँ होगा? वर्ल्ड में वो होगा। अभी सिडनी की बात हो रही है, सिडनी में शायद होगा। इसके बाद वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप। कितनी एज है आपकी? मेरी 70+। रेट 800 मीटर में आप? 800 में आशा है मैं भारत के लिए पदक जीतूं। मैं हैमर थ्रो में हूँ जी, 45+ एज ग्रुप है मेरा। और पुराना क्या रिकॉर्ड है आपका खेलने मेरा का? नेशनल में मेडल है जी पहले से। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं चूरू से बिलोंग करती हूँ। चूरू से आए हो? चूरू राजगढ़ तहसील, गांव खारी जना हुआ जी। और आप? मैं कमला यादव हूँ, अलवर से हूँ। अलवर से? आप किस में जा रहे हो? मैं सब चढ़ने जा रही हूँ, डिस्कस और जेवलिन थ्रो में जा रही हूँ। ठीक है। मेरी तमन्ना है कि मैं भारत का नाम रोशन करके ठीक है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर शहर स्थित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय में सोमवार को एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों और सैनिकों के परिवारों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। यह शिविर पूरे दिन चला, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक परिवारों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं रखी। इस शिविर का उद्देश्य सैनिकों और उनके परिवारजनों को पेंशन, डॉक्यूमेंटेशन, अलाउंस, पहचान पत्र, चिकित्सा सुविधा और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी कठिनाइयों का त्वरित समाधान प्रदान करना था। शिविर में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की ओर से 3 संसदीय दल भी पहुंचा, जिन्होंने उपस्थिति सैनिक परिवार की समस्याएं सुनी और उनके निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ब्रिगेडियर शमशेर सिंह सिहाल ने बताया कि ऐसे शिविरों का आयोजन समय समय पर किया जाता है, ताकि पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, उसके प्रति समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी है। दिनांक 3 नवंबर 2025 को यहाँ अलवर जिले में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक जेसीओस क्लर्क और 2 अन्य क्लर्क आए हैं। यहाँ पर अलवर जिले की जितने भी भूतपूर्व सैनिक, वीर नारीज और उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी बेसी है, उसको पूरा करेंगे। ये पूरा समाधान आज पूरे दिन भर चलेगा और जितने भी इस इलाके के जो भी दूर से जो भी आ रहे हैं, उनकी ये समस्याओं को दूर किया जाएगा। अलवर राज्य सरकार की ओर से 17 अक्टूबर तक लगाए गए जन सेवा शिविर के बकाया काम निपटाने के लिए सोमवार को फॉलो अप शिविर का शुरू कर दिया गया है, जो 3 नवंबर से 7 नवंबर तक ही लगेंगे। जन सेवा शिविर में पट्टे व अन्य काम अधूरे रह गए, तो अब पूरा कराने का मौका है। आमजन को जानकारी नहीं होने के कारण पहले बहुत लोग पहुंचे हैं। यही नहीं, फॉलो अप केंद्र में नए आवेदन भी करने का मौका है। कैंप प्रभारी हरीश जैन ने बताया कि प्रारंभिक चरण में केवल पुराने आवेदनों के निस्तारण के लिए निर्देश थे, लेकिन 30 और 31 अक्टूबर को प्राप्त नए आदेशों के तहत अब नए आवेदनों पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं के समाधान हेतु भी अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं हरीश जैन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस सरकार के समय जो रियायतें दी जा रही थी, उनमें इस बार कमी की गई है। विशेष रूप से नामांतरण में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। फॉलो अप शिविर का उद्देश्य लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और नागरिकों को नियम सीमाओं को त्वरित लाभ उपलब्ध कराना है, लेकिन कम उपस्थिति के कारण अपेक्षित परिणाम फिलहाल नहीं मिल पा रहे हैं। सेवा शिविर 2025 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चालू हुआ था।
जिसमें 17 अक्टूबर तक हमारे पास बहुत सारे आवेदन आए। हम नियमित रूप से उनका निस्तारण कर रहे थे। अब 17 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर को हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि शहरी सेवा शिविर 2025 के फॉलोअप कैंप्स 3 तारीख से 7 तारीख तक लगाए जाने हैं। 30 तारीख को जो निर्देश दिए गए थे विभाग की तरफ से वो यह दिए गए थे कि 17 अक्टूबर तक जिन भी आवेदनों में दस्तावेज पूर्ण हैं 17 अक्टूबर तक और किसी कारणवश डिमांड नोट जारी नहीं हो पाया है या डिमांड नोट जारी हो गया था लेकिन राशि जमा नहीं हुई थी, तो उन सभी को छूट प्रदान करनी है शिविर की। और 3 तारीख से और 7 तारीख तक के बीच में उन प्रकरणों में डिमांड नोट जारी करके उनकी राशि जमा करवाई जाकर पट्टा जारी करना है। लेकिन 31 तारीख को हमें नवीन आदेश पुनः प्राप्त हुए हैं विभाग से, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि 7 तारीख तक भी जो आवेदन हमें प्राप्त होंगे, अर्थात कि अब नए आवेदन भी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो 7 तारीख तक जो आवेदन आएंगे उसको भी हमको छूट अवधि के दौरान लेना है और छूट के दौरान ही हम उस पर प्रक्रिया की जाकर छूट के अनुसार ही राशि जमा करवाई जानी है। और जैसा कि पूर्व शिविर में काम हो रहा था वो सारे काम इस शिविर में भी यथावत हैं। रोड लाइट की शिकायत हो, सड़क हो, नाली हो, सफाई हो, पट्टे हों, तो ये सभी कार्य नियमित रूप से जैसे कैंप अवधि में किए गए थे 17 तारीख तक, अब पुनः 3 तारीख से और 7 तारीख तक किए जाएंगे। कितनी छूट है इस शिविर के दौरान? शिविर में सरकार की तरफ से नामांतरण शुल्क में कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन पट्टे के शुल्क में छूट दी गई है। पट्टे की छूट में 25% से लेकर 40% तक की छूट दी गई है, जिसका जनता को लाभ मिल रहा है। यानी कि जो पहले पूर्ववर्ती सरकार में जो शुल्क लिया जाता था उससे बढ़ा हुआ है या कम है? वो कैंप का है, वो पहले प्रशासन शहरों के संघ था, वो अलग छूट थी उसमें, और यह शहरी सेवा शिविर है, इसमें अलग छूट दी गई है। तो क्या रुझान है लोगों का? हाँ, 17 तारीख तक तो लोग जो आ रहे थे तब तक तो भीड़ भाड़ थोड़ी ठीक थी, लेकिन जब अभियान बंद हो गया, शिविर समाप्त हो गए, तो वो जो आवेदन जिनके लंबित थे, तो हम भी इस संशय में थे कि अभियान खत्म होने के बाद उनको छूट का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने 30 तारीख को 31 तारीख को आदेश जारी कर इस संशय से हमको दूर कर दिया है और अब हम नियमित रूप से जो है अगले 1 हफ्ते में अभियान अवधि में जो भी लाभ मिल सकते हैं, जो भी छूट दी जा सकती है, उन छूट का लाभ जनता को प्रदान करेंगे। केवल पट्टों का काम होगा या और अन्य सभी काम किए जाएंगे जो अभियान में किए जाने थे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व में अब नए शावकों की मॉनिटरिंग और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत वन विभाग ने 6 शावकों को रेडियो कॉलर लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। सरिस्का के फील्ड ऑफिसर की ओर से केंद्र सरकार को अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार सरिस्का में मौजूद कई शावक अब वयस्क होने की अवस्था में पहुंच चुके हैं और आने वाले 6 महीनों में अपनी मां से अलग होकर बड़े क्षेत्र में अपनी टेरिटरी बनाना शुरू करेंगे। ऐसे में उनकी गतिविधियों और लोकेशन की सही निगरानी के लिए रेडियो कॉलर आवश्यक है। सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि फिलहाल सरिस्का में करीब 12 शावक हैं। इनमें 6 नर और 6 मादा शामिल है। इनमें से फिलहाल 6 नर शावकों के लिए रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। उन्होंने बताया कि एक वयस्क टाइगर की टेरिटरी 1500 से 2500 हेक्टेयर तक होती है। पूर्व में कई बार सरिस्का और बफर जोन से टाइगर बाहर निकलकर दूर चले गए थे, जिन्हें वापस लाने में विभाग को काफी समय और मेहनत लगी थी। इसी वजह से अब नए शावकों पर शुरू से ही निगरानी रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। नहीं, इसमें अभी 12 शावक हैं जो एडल्ट होने में लगभग उनको 6 महीने का और समय लगेगा, तो ये अपनी 6 महीने के बाद अपनी माँ से अलग होंगे। तो इनके लिए हमने एक ऑलरेडी प्रस्ताव बना के भेज दिया। जो मेल शावक हैं तो उनकी टेंडेंसी होती है बहुत दूर तक जाने की, काफी बड़ा एरिया कवर करते हैं, तो इनके लिए हमने एक प्रस्ताव बना के भेज दिया है सरकार के पास कि इनकी परमिशन दिलाई जाए, जिससे इनको रेडियो कॉलर लगाया जाए। कितने मेल शावक हैं, कितने फीमेल? इसमें अभी 12 में से जो है 6 मेल और 6 फीमेल शावक हैं। जो 6 मेल शावक हैं उनके बारे में हमने एक प्रस्ताव बनाया है और उसको सरकार को भेजा है कि इसके लिए रेडियो कॉलर की व्यवस्था की जाए। एक टाइगर की कितनी टेरिटरी है? एक टाइगर का 1500 से लेकर 2500 हेक्टेयर एरिया कवर करता है। अगर वैसे जगह इन टर्म्स ऑफ एरिया तो 15 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 25 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया मेल टाइगर कवर करता है। अलवर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य से एक रोमांचक नजारा सामने आया। सफारी के दौरान पर्यटकों को
बाघ ST-21 युवराज की झलक देखने को मिली। जानकारी के अनुसार काला कुआ एनीकट क्षेत्र में युवराज जंगल से निकलकर सीधे पर्यटकों की जिप्सी के आगे से होकर ट्रैक पार करते हुए दोबारा अंदर जंगल में चला गया। बाघ को इतने करीब से देखकर पर्यटक गदगद और रोमांचित हो उठे। उन्होंने अपने कैमरों में ये अनमोल पल कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि युवराज की साइटिंग पिछले कुछ समय से लगातार हो रही है, जिसे सरिस्का आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। लोग सरिस्का में सफारी करने पहुंच रहे हैं। विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरिस्का में बाघों की बढ़ती गतिविधि यह दर्शाती है कि अभ्यारण्य का पर्यावरण उनके लिए अनुकूल हो गया है। बाघ ST-21 युवराज सरिस्का के सबसे सक्रिय और लोकप्रिय बाघों में से एक माना जाता है और बाघिन ST-9 भी पर्यटकों को खूब दिख रही है। इन लगातार दिखने की घटनाओं से वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटक कारोबारियों में उत्साह का माहौल है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतल तिजारा सोमवार सुबह घोषित CA फाइनल परीक्षा 2025 के परिणाम में अलवर जिले के किशनगढ़बास निवासी बकुल गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता ने पूरे देश में तीसरी रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। बकुल ने कुल 489 अंक 81.50% प्राप्त किए और राजस्थान राज्य में टॉप किया। अलवर जिले के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी विद्यार्थी ने CA फाइनल में अखिल भारतीय तीसरी रैंक हासिल की हो। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, ICAI के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने दिल्ली में फोन कर बकुल को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। पूरे CA जगत में बकुल की इस उपलब्धि की चर्चा है और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। बकुल के पिता राकेश गुप्ता किशनगढ़बास अनाज मंडी में आड़तिया हैं, जबकि माता शशि बाला गुप्ता गृहिणी हैं। बड़े भाई विपिल गुप्ता जयपुर से BA MS की पढ़ाई कर रहे हैं। बकुल बताते हैं कि उन्होंने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि CA की तैयारी के दौरान नियमित पढ़ाई, निरंतर रिवीजन और अनुशासन को अपनी सफलता का मंत्र बनाया। बकुल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे और एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं की। उन्होंने हर विषय का 3 से 4 बार रिवीजन किया, जिससे कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर रहे। परिवार के सहयोग और आशीर्वाद को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया। बकुल के घर पर बधाइयों का तांता लगा रहा। सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक 3 आई है। मेरे लिए भी सरप्राइज था कि ऑल इंडिया रैंक 3 आएगी, और जैसे रिजल्ट देखा, कॉल आया तो बहुत खुशी हुई। किस तरीके से आपने तैयारी की, क्या चुनौतियाँ रही, कितना आप समय पढ़ाई को देते थे? सर 5 महीने मैंने तैयारी को दिए पूरे। उन 5 महीनों में मैंने डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ा। डेली में 6 से 8 घंटे के करीब डेली देता था और हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देता था, जिससे सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो और मैं सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाऊँ। सर 10th क्लास में मेरे 96.2% आए थे और 12th क्लास में भी 96% आए थे। और मतलब उसमें मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। जनरली मेरे 99 आए थे 10th क्लास में, तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी मेरी सबसे ज़्यादा उसमें। सर चुनौतियाँ मतलब ऐसे लिटरल तो कोई चुनौतियाँ नहीं थी, बस ये था कि जो टाइम डिवोट करना है पढ़ाई को वो मैनेज करा, तो मतलब हो गया। फिर बड़ी उपलब्धि है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? सर माता पिता को, पूरी फैमिली को। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।